सर्वेला कथा विकाय को बटन डालवा इन माइक्रा मेरा मिली मैक्स चलो गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। तो बच्चों मुझे ये बताओ पहले कि कल के लेक्चर में लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने? राइबोसोम। राइबोसोम्स, करेक्ट है, ठीक है। सो अब राइबोसोम के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम एक 5 मिनट में वो रिवाइज करता हूं मैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा अपन। सो जो राइबोसोम है, पहले तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बेटा, सेल मेम्ब्रेन गेट इनवर्डली फोल्डेड, इसका नाम कौन बताएगा मुझे? एनीवन? मेसोसोम। वेरी गुड। मेसोसोम में बेटा वो रेस्पिरेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, ये सारे रोल वो करेगा बेटा। और इसके बाद यही जो मेसोसोम है, इसी मेसोसोम को अटैच प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा, है ना? दैट इज द न्यूक्लियोइड। इस जेनेटिक मटेरियल को हमने नाम दिया था बेटा न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब डीएनए का नेचर क्या है बताओ? सर्कुलर है या लीनियर है प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए? सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, विथ हिस्टोन प्रोटीन है या विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है बताओ? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं रहेंगे। और दूसरा यह है कि ये जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का हमेशा हैप्लॉइड रहेगा, बिकॉज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर। देयर आफ्टर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसके बारे में भी डिस्कस किया था बेटा। और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को जनरली हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम दे दिया बेटा? प्लाज्मिड, उसको मैंने नाम दे दिया। स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, है ना? तो वो जो प्लाज्मिड है उसका रोल मैंने आपको बताया था कि ये यूज होता है एज अ वेक्टर इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। देयर आफ्टर उसमें एक डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मैंने बताया था, जिसको हमने ऑयल सुपर वर्क कहा था। कौन से बैक्टीरिया में था बेटा वो? उस बैक्टीरिया का नाम कोई बता सकता है? द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? सीडोमोनास पुटी। यस, सीडोमोनास प्यूटिडा, ऑयल सुपर बग, उसको हमने नाम दिया था। और उसके बाद फिर लास्ट कंटेंट जो हमने देखा था, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, उसको हम कहेंगे बेटा राइबोसोम्स, ठीक है ना? सो राइबोसोम्स विच आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल,
जिसको अपन प्रोटीन फैक्ट्रीज कहेंगे। किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में, 70s या 80s? 70s. 70s है। उसमें यस का मीनिंग कोई बता सकता है बेटा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यस? Svedberg. स्वेटबर्ग या सेडिमेंटेशन रेट, ये भी उसका मीनिंग हम वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। चलो यहां तक तो हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि 17 पार्टिसिपेंट्स है उसमें, अबू खान, अनुराग, आर्यन, केतन, अदिति, माहेश्वरी, मोहित, निशिका। सपोज ये तो कल भी प्रेजेंट है, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट लेक्चर से है। प्रणव चौधरी, प्रिया, प्रीति, सिद्धि, विपुल पाटिल, ओके, पवार, युगेंद्रा, श्रुति और विनय चौधरी। चलो इतने लोग हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सो अब इसके बाद दो और स्ट्रक्चर्स हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने मिला। हालांकि वो स्ट्रक्चर्स किसी भी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते क्योंकि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है ना। तो वो दो स्ट्रक्चर्स कौन से? चलो वो देखते हैं। तो सपोज जेनेटिक मेसोसोम 1 था, जेनेटिक मटेरियल 2, राइबोसोम, प्लाज्मिड, और ये 5th वन, दैट इज द क्रोमैटोफोर्स। देखो बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया क्रोमैटोफोर्स। नाउ व्हाट इज द क्रोमैटोफोर? ये क्रोमैटोफोर क्या होता है बेटा, और इस क्रोमैटोफोर का रोल क्या है ना, इसके बारे में अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो ये क्रोमैटोफोर सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट रहेगा? इट इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो बेटा, कहां पे प्रेजेंट है वो? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ वो रहेगा। तो भाई इसका रोल क्या है? कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप है मतलब वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो बेटा वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसका मतलब जैसे कि प्लांट्स भी खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो बेटा प्लांट में वो खुद का फूड उसको सिंथेसाइज करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि नहीं? वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमैटोफोर होगा। सो क्रोमैटोफोर का रोल क्या होगा? क्रोमैटोफोर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस इसका रोल आपको ध्यान में रखना है बेटा। CT 2019 में ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमैटोफोर? सो क्रोमैटोफोर का रोल है फोटोसिंथेसिस करना। आगे अब लास्ट कंटेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल में है, that is the inclusion bodies. So सर तो सारे प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर्स होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले है ना, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले बेटा। क्रोमैटियम, क्लोरोबियम, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन कहते हैं, सिर्फ उनमें वो रहेगा, है ना, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ओनली। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। नाउ व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडीज? तो ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है बेटा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनका रोल होगा बस स्टोरेज। एक ही रोल उसका होगा बेटा, स्टोर करना। किसको? फूड को स्टोर करना। लेकिन वो किस टाइप के मटेरियल को स्टोर करता है, उसके बेसिस पे इंक्लूजन बॉडीज के टाइप से बता दो। इंक्लूजन बॉडीज में बी फर्स्ट वन, दैट इज द ऑर्गेनिक इंक्लूजन। उसको मैंने नाम दे दिया बेटा ऑर्गेनिक इंक्लूजन। बताता हूं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देन सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गैस वैक्यूल। देखो बेटा ये हो गए तीन टाइप, ठीक है ना, ऑर्गेनिक इंक्लूजन, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन और गैस वैक्यूल, ये तीन टाइप्स है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों क्या है? इंक्लूजन बॉडीज है। तीनों इंक्लूजन बॉडीज है तो तीनों का रोल ये होगा बेटा
वहां पे जो फूड है ना उस फूड को स्टोर करना, लेकिन किस टाइप का फूड वो स्टोर करेंगे उसके बेसिस पे उसके टाइप्स है ना। तो फूड दो टाइप के मेनली बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन जिसमें रहेगा वो ऑर्गेनिक और मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक। सो इसके एग्जांपल्स पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑर्गेनिक इंक्लूजन जो है ना इसके दो एग्जांपल्स है। वन इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूअल। देखो बेटा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूअल है तो मतलब वो ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन है ना। और दूसरा एग्जांपल उसमें है दैट इज द स्टार्च ग्रैन्यूअल। तो मतलब वो क्या स्टोर करेगा बेटा, बस स्टार्च स्टोर करेगा। जनरली हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, एनिमल्स में रिजर्व फूड होता है बेटा ग्लाइकोजन। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के अंदर स्टार्च भी है और ग्लाइकोजन भी है, बराबर कि नहीं। सो ये स्टार्च ग्रैन्यूल जो है इसी को अल्टरनेटली कहा जाता है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। देखो बेटा क्या नाम दे दिया मैंने उसको, साइनोफाइसिन, स्टार्च स्टोर करेगा वो। हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल के एग्जांपल क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल एक उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, मतलब वो फॉस्फोरस स्टोर करेगा बेटा। और दूसरा है सल्फर ग्रैन्यूल, है ना, वो सल्फर स्टोर करेगा। ऐसे ये दो टाइप से। और लास्टली ये जो गैस वैक्यूल है, ये गैस वैक्यूल क्या स्टोर करेगी बेटा, ये गैस वैक्यूल स्टोर करेगी एयर, बराबर है, क्या स्टोर करेगी, एयर। तो बेटा ये एयर अगर स्टोर करती है तो इसका रोल क्या है फिर, इसका रोल होता है ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अभी, इट हेल्प्स इन बायोन्सी। तो बेटा बायोन्सी का मीनिंग क्या है, बायोन्सी मीन्स टू फ्लोट ऑन द वाटर, पानी पे तैरने के लिए। देखो बेटा अल्गल मेंबर जो होते हैं अलगी, है ना, ब्लू ग्रीन अलगी भी ले लो, ब्लू ग्रीन अलगी मतलब बैक्टीरिया है, वो हमेशा वाटर सरफेस पे फ्लोट होते बेटा। कभी वाटर के जो बॉटम है वहां पे डीप नहीं होते, वो वाटर सरफेस पे हमेशा फ्लोट होते रहते। तो उनको फ्लोट करने के लिए उनके अंदर एक वैक्यूल है, गैस वैक्यूल, और वो गैस वैक्यूल क्या करेगा बेटा, एयर को स्टोर करेगा, बराबर है। और वही जो स्टोर्ड एयर है ना वो बायोन्सी और फ्लोटिंग में उनको हेल्प करेगी। सो दैट इज अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज। समझ में आ गया सबको, यस और नो, बताओ फटाफट। Yes, sir. ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते बेटा। अब प्रोकैरियोटिक सेल की लास्ट कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद हमें फिर यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल की लास्ट कंसेप्ट कौन सी बची है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लैजेला। फ्लैजेला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा, तीनों पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे फ्लैजेला का रोल बताओ, व्हाट इज रोल ऑफ फ्लैजेला, in movement, मूवमेंट, मोटिलिटी करना, है ना। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं बेटा, मोटाइल नॉन मोटाइल। जो मूवमेंट कर सकता है वो मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं करेगा वो नॉन मोटाइल। तो फ्लैजेला को मान लो अभी मैंने यहाँ पे ये निकाला बेटा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, चलो। और उसके बाद दूसरी कवरिंग मैं निकालता हूं, दैट इज सेल वॉल। चलो ये निकाल दी मैंने यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है ना बेटा, ये सेल। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मतलब ये जो जहां से फ्लैजेला डेवलप होगी ना बेटा, ये देखो अभी जो पार्ट में लाइनिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज अ बेसल बॉडी। क्या नाम दे दिया बेटा, बेसल बॉडी उसको मैंने कहा। और ये बेसल बॉडी से ये जो पार्ट थोड़ा ऐसा कर्व्ड रहेगा बेटा, देखो ऐसे, लाइक दैट। तो इस पार्ट को कहा जाता है हुक, है ना। और पोस्टीरियरली ये जो पार्ट है बेटा ऐसे तीन थ्रेड के जैसे, यहाँ ये देखो बेटा, एंड दैट लास्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट। बस तीन पार्ट्स के नाम ध्यान में रखो। और उसमें दूसरा क्वेश्चन ज्यादातर ये आएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला इज, तो फ्लैजेला का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो गया बेटा, बताओ। फिलामेंट। फिलामेंट इज द लार्जेस्ट पार्ट। और सबसे लास्ट में एक लाइन अभी बताता हूं, दैट बैक्टीरिया गेट divides by
बैक्टीरिया का डिवीजन कौन सी प्रोसेस से होगा? तो बैक्टीरिया का डिवीजन होगा बेटा एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना। फिजन इस वर्ड का मीनिंग है डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑफ दैट सेल बाय मींस टू, एक सेल से दो डॉटर सेल्स वहां पे बन जाती बेटा, उसको कहते हैं अपन बाइनरी फिजन। सो यहाँ पे कंप्लीट होगी बेटा ये फ्लैजेला, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे खत्म होगी। अब इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। अब जो लोग नए हैं शायद इस टॉपिक से आपको अभी समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना, मतलब नए हैं मतलब जिनका फर्स्ट लेक्चर होगा वो। सो नाउ यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा अभी यूकैरियोटिक का मीनिंग तो पता है सबको, क्या होगा यूकैरियोटिक मतलब? Well developed. yes, the cell having a well developed nucleus, that is the eukaryotic cell। तो सबसे पहले तो देखते बेटा कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर all the plant cells, animal cells, fungal cell along with the protista। अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं ना बेटा, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये सब एग्जांपल्स हो गए यूकैरियोटिक सेल। अब इन सब में से अगर हम देखें तो एक्सेप्ट एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है बेटा। बाकी अगर देखें प्लांट सेल, फंगल सेल और प्रोटिस्टा की सेल, ये सभी सेल्स में क्या रहेगी? सेल वॉल कंपल्सरी प्रेजेंट होगी। बाकी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवरिंग रहेगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, है ना। और दूसरा, इन सभी यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट सेल मेम्ब्रेन इज यूनिक टू ऑल द यूकैरियोटिक सेल। क्या कहा बेटा मैंने? सेल मेम्ब्रेन इज यूनिक टू ऑल द यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोट्स है ऐसा कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसा समझ लेना कि सेल मेम्ब्रेन नहीं मतलब सेल ही नहीं रहेगी बेटा। विदाउट सेल मेम्ब्रेन सेल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर हमें इन डिटेल देखना है बेटा। आज के लेक्चर में हम पूरा भी सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करने वाले। सो सेल मेम्ब्रेन, इसी को अल्टरनेटली बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज वहां पे एक्सप्लेन की है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा। उसमें से जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम दे दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ऐसा नाम क्यों दिया, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, दैट मॉडल वाज गिवन बाय, किसने दिया था बेटा ये मॉडल? तो दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम ध्यान में रखो। वन वाज सिंगर एंड सेकंड वन वाज निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने जो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो जो आज अपन स्टडी करने वाले बेटा वो प्रपोज किया। अब इनके हिसाब से अगर हम देखें, पिछली स्लाइड चाहिए भैया, ये रिकॉर्डेड मिलेगा। देखो बेटा ये जो लेक्चर है ना अपना, जो टैब पे जो लेक्चर्स होते हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलते हैं क्लास चैनल। तो अपना जो यूट्यूब चैनल है बेटा सुमनदीप क्लासेस जलगांव, तो यूट्यूब पे ये लेक्चर आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो जिसका कोई पॉइंट अगर आपने लिखा नहीं है तो वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो। चलो ठीक है, अभी हाँ मोहित 1 मिनट देता हूँ भाई, कोई नोट करना है तो लिख सकते हो, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
सो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था बेटा, इस मॉडल के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन इज अ बायलेयर। क्या कहा बेटा उसको कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बायलेयर है। अब बायलेयर का मीनिंग क्या होता है बेटा? बाय मीन्स टू, व्हाट, कितने लेयर से? 2 लेयर से, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अब ये लेयर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो उन्होंने ऐसा कहा बेटा कि ये बाय लेयर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उन तीनों कंपोनेंट्स का रोल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो 3 कंपोनेंट्स कौन से बताया फिर उन्होंने? सबसे पहला कंपोनेंट था लिपिड, सेकंड कंपोनेंट उन्होंने बताया प्रोटीन्स, एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन 3 कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बनता है। ओके, थर्ड वन कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें अगर देखें बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है, यूनिसेलुलर में भी है, मल्टीसेलुलर में भी है। तो सेल मेम्ब्रेन में हमेशा ये 3 कंपोनेंट्स तो रहेंगे। हाँ, बस इसमें जो नंबर है, मतलब लिपिड कितना होगा, प्रोटीन कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, ये नंबर जो है ना ये वेरिड होते जाता है बेटा, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता, बराबर है। लेकिन फिर भी उसमें आपको ह्यूमन आरबीसीज का नंबर दिया है, उसी पे बेस क्वेश्चन आएगा अगर वो एनसीईआरटी में दिया है तो। सो लिपिड्स का परसेंटेज होता है बेटा 40%, प्रोटीन्स रहेंगे ऑलमोस्ट 52%, और बचे हुए एवरेज 8% में कार्बोहाइड्रेट, वो बाकी सब मॉलिक्यूल होते हैं। तो मेनली लिपिड और प्रोटीन होते हैं। अब इस लिपिड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो देखते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि लिपिड के अंदर 2 पार्ट है बेटा, हेड और टेल, बराबर है ना। अब और हेड और टेल क्या है वो बताता हूं मैं, अभी स्ट्रक्चर निकालता हूं बेटा उसका। अभी मैं ये फिलहाल यहां पे निकाल रहा हूं बेटा हेड। ये स्पेरिकल शेप में ये हेड है बेटा, हाँ, और हर एक हेड से अंदर की साइड में ये 2 टेल्स आती है, ये देखो। ठीक है बेटा, ये हो गया हेड और ये टेल। अब आगे देखते हैं, लेकिन इसमें तो बाय लेयर कहा उन्होंने, तो भाई बाय लेयर है तो इसका मतलब 2 लेयर्स वहां पे रहेंगे, है ना। तो 2 लेयर से तो और एक हेड रीजन मैंने निकाला बेटा, और इस लेयर के भी जो टेल्स है ना वो अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर। अब हेड और टेल का फीचर देखते बेटा, वो जो स्पेरिकल शेप में हेड रीजन मैंने निकाला, उस हेड को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है, इस टेल को बेटा कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, वन इज हाइड्रोफिलिक, अदर वन इज हाइड्रोफोबिक। तो बेटा इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देखो, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब आ गया बेटा वाटर, दोनों में तो वाटर कॉमन है ना। दूसरा वर्ड क्या आ गया? फिलिक, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग। ठीक है बेटा, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग। और दूसरा क्या है देखो, फोबिक, फोबिक मतलब जो रिपेल करेगा। ठीक है बेटा, फिलिक का मीनिंग क्या बताया मैंने? दैट इज अट्रैक्टिंग, वो अट्रैक्ट करेगा किसको? वाटर को या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को। और फोबिक मतलब ये क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा किसको? वाटर। तो ये हेड और ये टेल का फीचर हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट अभी मैं बताता हूं आपको, जो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें 2 टाइप्स होते हैं बेटा। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स,
Okay, while some are called as a extrinsic protein. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बस पहले दो लेटर्स इनको डिस्टिंग्विश कर दे बेटा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, इन मतलब अंदर है ना, एग्जिट मतलब बाहर। मतलब एक प्रोटीन है बेटा जो मेम्ब्रेन के अंदर है और एक बाहर है, उसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। हाँ, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन को अल्टरनेट एक वर्ड यूज होता है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इसी को अल्टरनेटली बेटा कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। क्या नाम देते हैं बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। चलो मैं ये दोनों की पोजीशन आपको दिखाता हूं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे जाते। अब मान लो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड है इधर, और ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड है। तो बेटा इनर साइड है मतलब यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बराबर है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन में निकालता हूं। अभी जो स्ट्रक्चर में निकाल रहा बेटा वो इंट्रिंसिक प्रोटीन का है। हाँ, ये देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो है, और ये दूसरा जो अभी मैंने निकाला ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। चलो पहले तो मैं लेबल देता हूं। लेबल ये देखो, ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इधर है बेटा ये बाहर की तरफ जो है ये क्या है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है ना, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया फिर? जो प्रोटीन मेम्ब्रेन को पूरा पेनेट्रेट कर रहा है बेटा, देखो अभी इंट्रिंसिक प्रोटीन पे ध्यान दो आप लोग, जो मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर तक पूरा पेनेट्रेट कर रहा है उसको, बराबर है ना, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक मतलब कौन सा? जो सिर्फ मेम्ब्रेन के बाहर है, वो मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, उसको अपन कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो पहले मुझे बताओ पोजीशन के हिसाब पे जो प्रोटीन के मैंने दो टाइप बताए, दोनों क्लियर हो गए सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो फिर अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बेटा? ये प्रोटीन्स का रोल क्या है? ये देखो, तो प्रोटीन इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, उनका रोल मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं बेटा। बोथ दीज प्रोटीन्स एक्ट्स एज अ कैरियर। उनका रोल मैंने यहां पे लिखा बेटा कि वो दोनों एज अ कैरियर एक्ट होंगे। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर। क्या करेंगे? वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो बाहर का मॉलिक्यूल उसको अंदर लाना, अंदर के मॉलिक्यूल को बाहर भेजना, ये वहां पे प्रोसेस होगी कैरियर के थ्रू। लेकिन ये कैरियर हर एक मॉलिक्यूल के लिए जरूरी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर की जरूरत है? तो वो मॉलिक्यूल की पोलर कंडीशन और चार्ज पे डिपेंड करता है बेटा, वो बताता हूं। अब मान लो यहां पे मैंने दो मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है बेटा। हाँ, मतलब वो लिपिड में डिसॉल्व हो सकता है। तो बेटा ये जितना भी रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हेड और टेल, मतलब वो तो लिपिड ही तो है ना। तो ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर था, वो डायरेक्टली सोल्यूबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को इजीली पेनेट्रेट कर सकता है बेटा। तो पेनेट्रेट कर दिया मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट सेल के अंदर आ गया, बराबर है। उसको किसी कैरियर की जरूरत नहीं है। ये किस मॉलिक्यूल के बारे में बता बेटा मैंने? अगर वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा ना निगेटिव चार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना। अब ये दूसरा जो मॉलिक्यूल मैंने निकाला, 1 सेकंड,
अब ये देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये तो अब सेल के बाहर है। हाँ, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटा? अगर मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अगर है, नेक्स्ट स्लाइड पे उसकी सिंपली मैकेनिज्म मैं और बताता हूं आपको। सपोज ये हेड रीजन है लिपिड का और ये टेल है बेटा। सिमिलरली ये हेड है, ये टेल है, ठीक है ना, हेड टेल, टेल हेड। अब ये है बेटा आउटर साइड, ये है इनर साइड। अब मान लो यहाँ पे ये अपना इंट्रिंसिक प्रोटीन था, क्लियर है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अभी फिलहाल ये वाटर मॉलिक्यूल तो सेल के बाहर है, इसको सेल के अंदर आना है। हाँ, तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आएगा बेटा? हेड रीजन के, बराबर कि नहीं? और हेड रीजन जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? जिसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग है वो तो ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसी वाटर मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना है बेटा, तो वो टेल के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। ये देखो सपोज यहाँ पे आ गया वो, लेकिन ये जो टेल है, इस टेल की प्रॉपर्टी क्या है? वो हाइड्रोफोबिक है बेटा, है ना, हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल था ना, ये रिटर्न आ गया बेटा बाहर। किसकी वजह से? टेल की वजह से। तो मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर आ गया बेटा, वैसे वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ सकता। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाइंड हो गया बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन को, है ना। ये कौन सा प्रोटीन है अपना? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और वो बाइंड होने के बाद क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रोटीन डायरेक्टली रिवर्ट हो जाएगा बेटा। मतलब देखो अभी इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या हो जाएगा? ये देखो ऐसे, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर था वो अंदर आ गया। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गया बेटा? अंदर आ गया। तो ऐसे कोई भी जो प्रोटीन है, मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग, ये मेम्ब्रेन था सपोज, ये प्रोटीन था, है ना, तो वो जो प्रोटीन है वो इन्वर्ट हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर चला गया, वो फिर से रिवर्ट हो गया, फिर से इन्वर्ट, रिवर्ट, इन्वर्ट। तो बाहर का मॉलिक्यूल अंदर या अंदर के मॉलिक्यूल को बाहर ट्रांसपोर्ट करना, ये कैरियर प्रोटीन का रोल होगा। सो बेटा कैरियर वो का रोल रिवर्ट क्यों होता है? हाँ, रिवर्ट क्यों करता है वो रिवर्ट क्यों करता है? अब इससे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो रिवर्ट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो प्रोटीन उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है बेटा। पोजीशन चेंज क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पेरिफेरली ये हेड और टेल जो है, मतलब ये तो लिपिड है बेटा, लिपिड है मतलब ऑयल है, बराबर कि नहीं? तो देखो सिंपली है, किसी पॉट में ऑयल ले लो आप लोग, अगर हम फिंगर उसमें डीप करेंगे तो जितनी हमने फिंगर डीप की उसमें जो ऑयल था वो डिस्पर्स हो जाएगा, बराबर कि नहीं? वो फिंगर हमने बाहर निकाल ली, फिर से ऑयल वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह का काम ये लिपिड यहाँ पे करेगा बेटा। ये जो हेड और टेल है ना, ये हेड और टेल क्या करेगा वहां पे? ये तो लिपिड है बेटा, लिपिड है मतलब वो ऑयल है, ऑयल है इसका मतलब वो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये जो प्रोटीन है ये इन्वर्ट हो जाएगा, फिर से रिवर्ट, फिर से इन्वर्ट, फिर से रिवर्ट। तो ये इन्वर्ट रिवर्ट होने की वजह से होगा क्या? बाहर का मॉलिक्यूल अंदर और अंदर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ये कैरियर प्रोटीन का रोल है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर बोलो। सर अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन अगर रिवर्ट होगा तो उसके रिवर्ट होने के लिए मेम्ब्रेन को अपनी जगह देनी पड़ेगी उसे, बराबर। ज्यादा स्पेस लेगा। हम्म, तो अगर सभी एक साथ करने लगे प्रोटीन तो उसके लिए मेम्ब्रेन में ज्यादा होल हो जाएंगे, मेम्ब्रेन में ज्यादा होल। हाँ बन जाएंगे, बराबर है। तो होता तो क्या सर है? तो ये होल्स कोई भी किसकी वजह से बने? लिपिड्स की वजह से ना, लिपिड तो ऑयल है। हाँ, जैसे वो प्रोटीन ने उसका काम कर दिया, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन फिर से एक्वायर कर लेगा, तो वो जो होल्स बने थे वो फिर से फिल हो गए। सर मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन ये सभी कर सकता है ना, अंदर से हाँ, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से नीचे तक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इनर वाटर मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोटीन को पेनिट्रेट नहीं करेगा।
वाटर मॉलिक्यूल प्रोटीन को पेनिट्रेट नहीं करेगा बेटा। फिर से बात वही आ जाती है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मतलब वो पोलर है, बात वही आ जाती है। वाटर प्रोटीन को पेनिट्रेट नहीं करेगा, प्रोटीन तो जस्ट एक वहां पे मीडियम है, वो बाहर के वाटर को अंदर लाने के लिए या अंदर के वाटर को बाहर डालने के लिए। समझ में आ रहा है विपुल? ओके Okay. कोई डाउट और? सर वो प्रोटीन को पता कैसे चलता है कि कौन से मॉलिक्यूल को अंदर लाना है और कौन से मॉलिक्यूल को बाहर ये छोड़ना भी है? अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई कि ये प्रोटीन को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी ना इतना सेंसेशन कोऑर्डिनेशन है, तो उसको वो हेल्प कौन करेगा? तो उसको हेल्प करेगा बेटा तीसरा मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, देखो ये है, देखो ये लिपिड में मैंने 3 मॉलिक्यूल्स निकाले ना, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है recognition of that molecule, उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना। अब मान लो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, उसमें से ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो ग्लूकोज कौन है उसको ये आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से क्या होता है बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? रिसेप्टर्स है, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो या वाटर मॉलिक्यूल, उसको आइडेंटिफाई करना ये कार्बोहाइड्रेट का काम है, और फिर उस तरह से वो सिग्नलिंग कार्बोहाइड्रेट के थ्रू प्रोटीन्स को जाती है। समझ में आ गया बेटा? इसका डाउट था ये? सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं गूगल पर देखा था सर, वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन को पेनिट्रेट कर रहा था सर। वो पोरिन्स है बेटा, वो पोरिन्स है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इनके 2 टाइप्स होते हैं। देखो 2 टाइप्स कैसे वो बताता हूँ। ये वाला जो फेनोमेनॉन है ना, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड है, बताता हूँ। वो दोनों मैकेनिज्म बताते हैं। कुछ प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन, और दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, उनको कहा जाता है पोरीन्स। बराबर है, पोरीन्स। अब देखो विपुल का जो डाउट है वो इसमें अभी क्लियर हो जाएगा। ये हेड रीजन है बेटा, सपोज ये हेड रीजन, और ये हो गया अपना इंट्रिंसिक प्रोटीन। बराबर है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल था बेटा, क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको बाइंड हो गया। वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होते ही वो जो प्रोटीन था वो वहां पे ऐसा इन्वर्ट हो गया बेटा, साइड में निकाल रहा हूं मैं, ये इन्वर्ट हो गया। तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर था कि नहीं, वो अंदर आ गया, है ना, इन्वर्ट होने की वजह से। ये कैरियर है। और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो पोरिन्स होते हैं। तो पोरिन्स क्या करते हैं? देखो अदिति का भी डाउट है, वो भी लेता हूं मैं। पोरिन्स क्या करते हैं देखो बेटा, अब मान लो यहाँ पे फिर से मैंने ये हेड रीजन निकाला है बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं प्रोटीन्स निकालता हूँ। पोरिन्स थोड़े अरेंजमेंट अलग होती है पोरिन्स की। तो ये जो पोरिन्स है बेटा, इसमें देखो ये एक पोरीन का यूनिट हो गया, और ये दूसरा पोरीन का यूनिट हो गया, ये देखो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे उनका वो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली चेंज कैसे होगा, उसके नीचे के डायग्राम में मैं वो रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखो बेटा विपुल, डायग्राम में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ मतलब देखो, वो जो दोनों प्रोटीन्स थे कि नहीं, उन दोनों प्रोटीन्स, वो दोनों प्रोटीन्स क्या हो गए, दे मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थोड़ा, और अल्टीमेटली वो दोनों वहां से मूव हो गए। मतलब वो वहां पे पैसेज क्रिएट कर रहे बेटा, उस प्रोटीन को, सॉरी उस वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब वो पैसेज प्रोवाइड करते तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बन गया बेटा, ये पोर बन गया ना, पोर मतलब वहां पे होल फॉर्म हो गया ना। इस वजह से उन प्रोटीन्स को बेटा कहा जाता है पोरीन्स। विपुल डाउट क्लियर हो गया?
यस सर। हाँ, तो मतलब वाटर प्रोटीन को पेनिट्रेट नहीं करता बेटा, प्रोटीन जस्ट वहां पे डायरेक्टली उसको कैरी करेगा या फिर उसको वो पैसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके पहले कोई डाउट था अदिति का? ये सब मूवमेंट तभी होगी कि जब वाटर, हाँ ये मूवमेंट कब होगी बेटा, मतलब अभी ये जो बता रहा हूं मैं कैरियर, ये कैरियर मॉलिक्यूल कब लगेंगे, ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ये सब मूवमेंट तभी होगी बेटा जब आने वाला मॉलिक्यूल अगर वाटर है या आने वाला मॉलिक्यूल अगर पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है मतलब एक स्पेसिफिक चार्ज उसमें रहेगा बेटा। देखो पोटेशियम K+ आयन, मैग्नीशियम Mg+, क्लोराइड Cl-, ये सब क्या हो गया बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। जिस किसी भी मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई चार्ज अगर है तो समझ लेना कि वो पोलर है, तो पोलर है तो समझ लेना कैरियर लगेगा ही लगेगा। और साइड में क्या लिखा बेटा मैंने, अगर मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल है या वो न्यूट्रल है, उसको किसी तरह की कैरियर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर आ सकता है। तो ये समझ में आ गया बेटा सबको कि कैरियर किसको लगेगा और किसको नहीं लगेगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट प्रिया का कोई डाउट है शायद? हाँ सर, रिकॉग्निशन कार्बोहाइड्रेट कैसे कर सकता है? रिकॉग्निशन कैसे करेगा, चलो रिकॉग्निशन की भी मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। अब ये रिकॉग्निशन का फेनोमेनॉन बताता हूँ, कोरोना का एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब सपोज ये कोरोना वायरस है, ठीक है ना। अब इस कोरोना वायरस के अंदर एक रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर है उसका। लेकिन अब ये रिसेप्टर प्रोटीन से बनता है, ये डायरेक्टली जाके अटैक करेगा लंग्स में। तो मान लो ये लंग्स की एक सेल है और लंग्स की सेल में भी इसको वहां पे बाइंड होने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, वहां पे भी एक रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर किसका था बेटा, ये पैरासाइट का रिसेप्टर था। और ये किसका रिसेप्टर है, होस्ट का रिसेप्टर है ना। तो ये होस्ट का जो रिसेप्टर है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। तो ये कार्बोहाइड्रेट बस ये उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब क्या करेगा वो, उसको जो मॉलिक्यूल जो आने वाला जो मॉलिक्यूल है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसका स्ट्रक्चर है। मतलब ये मैकेनिज्म बिल्कुल लॉक और की के जैसे होगी बेटा। कोई भी की किसी भी लॉक में फिट नहीं होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री लॉक में वो फिट होगी कि नहीं। वैसे ही अब वो जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, सो मान लो ये कार्बोहाइड्रेट था और ये कार्बोहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, वाटर यहाँ पे बाइंड हो। दूसरा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये ग्लूकोज वहां पे बाइंड हो। और एक कार्बोहाइड्रेट है वो वहां पे सुक्रोज को बाइंड कर रहा है, ये देखो। सो हर एक मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट उसको आइडेंटिफाई करेगा, मतलब वो डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो होगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट है मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका शेप। और जिस शेप की वजह से जिस टाइप का मॉलिक्यूल वहां पे आएगा वो वहां पे बाइंड होगा। ठीक है बेटा। अब सपोज इसमें वाटर फीड होने वाला है, वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, इसमें फ्रुक्टोज आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हर एक मॉलिक्यूल्स को बाइंड होने के लिए वहां पे रिसेप्टर होता है। और ये रिसेप्टर मतलब कौन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रिया समझ में आ गया? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? सर अगर वो कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है लेकिन सेल को उसकी जरूरत नहीं है तो फिर वो उसको रोकेंगे कैसे? उसमें क्या होगा, देखो अगर वो मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल है, बराबर कि नहीं, और सेल को जरूरत नहीं, मतलब क्या है उसमें, देखो वन से, अगर सेल को जरूरत नहीं है ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है बेटा कि वो ये देखो ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, बराबर कि नहीं, मतलब ऑलरेडी लिपिड मॉलिक्यूल उस सेल में ज्यादा है, मतलब वो सेल के बाहर कम है। और जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में से जाता है बेटा वो सिर्फ डिफ्यूजन से मूव हो सकता है। डिफ्यूजन से मतलब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो ही जाएगा। मेम्ब्रेन में से जो भी मॉलिक्यूल जाता है वो कभी भी लो से हाई नहीं जाता, वो हाई से लो ही जाएगा। इस वजह से तो बस वो अल्टीमेटली वो मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। ठीक है अनुराग, समझ में आ गया? यस सर।
ओके ओके ओके, चलो अभी और किसी को कोई डाउट? नो वन? ठीक है, तो बेटा यहां पे फिर ये कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना। साइटोप्लाज्म को रिकॉग्नाइज कर सकते, वैसा नहीं होता बेटा। साइटोप्लाज्म रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसका मतलब वो तो बॉडी में ऑलरेडी आ चुका है ना, बॉडी में आने के बाद उसको रिकॉग्निशन का कोई स्कोप ही नहीं है। अदिति का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, साइटोप्लाज्म तो रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो वो अदिति का क्वेश्चन नहीं समझ में आया, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते अदिति। सर मतलब उसको नहीं पता चलता कि ये हार्मफुल है, हमें इससे अंदर नहीं लेना चाहिए। इसको साइटोप्लाज्म को? हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये साइटोप्लाज्म का काम नहीं बेटा कि कौन हार्मफुल है कौन यूजफुल है। उसके लिए अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाली सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स नाम की, WBC का टाइप है वो उनका काम होता है ना। वैसे तो उनका काम होता है उसको अपोज करना। अभी जैसे देखो किसी को कोविड हो भी जाता है तो वो असिम्प्टोमेटिक होता है, या तो उसको समझता नहीं कि वो हो चुका है, इसका मतलब उसकी वो जो इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाली सेल है वो वायरस को डोमिनेट कर चुकी है, मतलब वो उसको पहले आइडेंटिफाई कर चुकी है। हाँ, अगर वो सेल फेल होगी तब डिसीज होगा ना। क्लियर है आदिति? ओके। चलो ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, तो इसका काम क्या होगा बेटा? सो इसका काम यह है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। So cell membrane is selectively permeable। selectively permeable क्या है, ये कल के लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी जस्ट 2 से 3 मिनट में आपका मैथ्स का लेक्चर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमेबल वर्ड से मैं कल का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, जल्द से जल्द मैथ्स का लेक्चर ज्वाइन करना है, बाकी अपना लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। बाय सबको।